Good morning everyone. I am CA Mamta and I am here to teach you business studies for class 12th. So चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हमें क्या बताता है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है और मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। नेचर मीन्स कि ये किस तरीके से होता है, वास्तव में ये है क्या, एंड सिग्निफिकेंस मीन्स इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हम मैनेजमेंट को करना चाहते हैं, क्यों किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन को। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आपने एक बार में किया और वो डन हो गया, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो डेली आपको करना पड़ता है। किस लिए हम करते हैं ये? फॉर गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जिसमें कि हम काम को करते भी हैं और हम काम को करवाते भी हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे काम हम खुद ही नहीं कर लेंगे, कुछ काम हम खुद करेंगे और कुछ काम ऐसे भी होंगे जो हमें दूसरों से करवाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या हुआ? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हम काम को कर क्यों रहे हैं और क्यों करवा रहे हैं दूसरों से? ताकि हम अपने प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव कर पाएँ। और कैसे अचीव कर पाएँ हम लोग? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करना चाहते हैं? इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हुई। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम काम करते भी हैं और काम को करवाते भी हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हम अपने प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव कर पाएँ। और कैसे अचीव कर पाएँ? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सबसे पहले हम समझेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये दोनों टर्म्स हमें देखने में और सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, बट ये दोनों टर्म्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। इफेक्टिवनेस हमें क्या बताता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, अपने काम को कंप्लीट करना और टाइम पे कंप्लीट करना, नो मैटर आपका कॉस्ट क्या रहता है। यानी इफेक्टिवनेस कब होगा? जब हम अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करते हैं, चाहे हमारा कॉस्ट इसमें हाई क्यों ना हो जाए। ठीक है, इसमें जो मेन फोकस रहता है वो टाइम पे रहता है, तो हमें अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना होता है। और एफिशिएंसी क्या होती है? कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। हमें काम को कंप्लीट कैसे करना है कि हमारा कॉस्ट मिनिमम आए एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ। तो इसमें जो मेन फोकस रहेगा कॉस्ट पे रहेगा, और इसमें जो मेन फोकस रहेगा आपका टाइम पे रहेगा। कैसे? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एम्प्लॉय को एक टास्क दिया कि आज आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं? 100 यूनिट्स आपको बनाने हैं एट ए कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़ पर यूनिट। हमने अपने एम्प्लॉय को क्या टास्क दिया कि आपको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, 20 रुपीज़ में करना है और आज की ही डेट में करना है। टाइम कितना है उसके पास? 1 डे ओनली। एम्प्लॉय ने क्या किया? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आज के ही दिन में किए, बट उसने जिस तरीके से प्रोड्यूस किया हमारी कॉस्ट बन जाती है 21 रुपीज़। क्या हमारा वो एम्प्लॉय इफेक्टिव है? हाँ जी, इफेक्टिव है, क्योंकि उसने अपने काम को पूरा किया ऑन टाइम। हमने उसे एक दिन का टाइम दिया था, एक दिन में उसने अपने काम को पूरा किया, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? इफेक्टिव। क्या हम उस एम्प्लॉय को एफिशिएंट कह सकते हैं? नो, क्योंकि हमने उसको कॉस्ट बोली थी 20 रुपीज़, लेकिन उसने जिस तरीके से काम किया तो कॉस्ट कितनी आई? 21 रुपीज़। तो हमारा वो एम्प्लॉय इफेक्टिव तो है बट वो एफिशिएंट नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आपको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा एंड एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक भी फीचर नहीं होता है तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा? मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, जिसमें कि क्या देखा गया कि इफेक्टिवनेस टाइम पे फोकस करता है एंड एफिशिएंसी कॉस्ट पे फोकस करता है एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट की फीचर्स क्या होती हैं। सबसे पहला फीचर होता है मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मीन्स देखिए कि कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो वो उसका कोई ना कोई प्री डिफाइंड गोल जरूर होगा।
जैसे कि उसका टारगेट क्या रहेगा कि उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, कितना उसका प्रॉफिट होना चाहिए, ये सब उसके गोल्स होंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्री डिफाइंड कोई ना कोई गोल रहता है। इवन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका भी कोई ना कोई गोल रहता ही है। लाइक एक चैरिटेबल ट्रस्ट अगर किसी ने बनाया तो उसका भी कोई ना कोई गोल रहेगा कि हमें पर डे कितने लोगों को खाना खिलाना है। ठीक है, एक स्कूल में एक गोल रहता है कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्या हमारा गोल रहेगा, कितने हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, क्या हमारी फीस होगी एंड सब कुछ। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं, जो कौन डिसाइड करता है, हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमारे गोल्स क्या होंगे। तो इन गोल्स को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। विदाउट मैनेजमेंट आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। सेकेंड फीचर इज परवेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हर एक फील्ड में होती है, चाहे वो आपका घर है, आपका ऑफिस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिटेबल यूनिट है, नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट है, सभी जगह आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। एग्जाम्पल लीजिए आप अपने घर का ही। जब आपकी मम्मा अपने घर में कुछ भी काम कर रही होती है, सुबह से शाम तक वो भी कितना मैनेजमेंट करके चलती हैं कि मुझे कब कौन सा काम करना है, मुझे कौन सी सब्जी बनानी है, मुझे कौन सा काम किस टाइम पे करना है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम हमें बाद में करना है। तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, परवेसिव, कि मैनेजमेंट की ज़रूरत जो है वो हर एक फील्ड में होती है। थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मीन्स मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होती हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है, व्हाट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, जो भी हमें काम करना है वो कैसे करना है। तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें क्या बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या बताता है, बाय हुम इट इज टू बी डन, कि ये जो हमें काम करना था वो काम करेगा कौन, हमारा कौन सा स्टाफ होगा जो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हुआ कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हाउ मच, कि कितना काम हमें आज कंप्लीट करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या कहता है, बाय हुम इट इज टू बी डन, कौन करेगा इस काम को, कौन सा स्टाफ होगा जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो इस काम को पूरा कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम कोई भी काम किसी भी अपने स्टाफ को बोल देंगे करने के लिए और वो कर लेगा, नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या करना है और किससे ये काम हमें करवाना है। ठीक है, उसके बाद होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखिए किसी भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक सेल, परचेज, फाइनेंस, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमें इन सारे ऑपरेशंस को भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना होता है सो दैट हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट क्या एक मल्टी डायमेंशनल टास्क है जिसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, कौन कौन सी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल का कॉम्बिनेशन ही है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस को तभी मैनेज करेंगे जब हम अपनी मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को हम लोग जब मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए हमारा जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो कि एक ही बार में आपने किया डन एंड फिनिश, नो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डे बाय डे रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस में, रूटीन लाइफ में आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जब आप क्लास 10th में थे तो आपका कोई ना कोई गोल रहा होगा कि मुझे कितने % स्कोर करना है। लाइक अगर आपका गोल था कि मुझे 95% स्कोर करना है तो आपने अपनी स्टडीज़ को उस हिसाब से मैनेज किया होगा, उस हिसाब से आपने अपनी स्टडीज़ को टाइम दिया होगा। तो क्या 95% गोल अचीव करने के बाद क्या आपका ख़त्म करियर, सब कुछ ख़त्म? नो,
उसके बाद आप क्लास 11th में होते हो, फिर से आपके पास न्यू गोल्स होते हैं और उन न्यू गोल्स को अचीव करने के लिए फिर से आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड सो ऑन, क्लास 11th में हो जाओगे, देन क्लास 12th में, देन फर्दर कुछ ना कुछ करोगे, तो ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहेगा। इन द सेम नेचर ये जो होता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, स्कूल, कॉलेज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ले लीजिए, वहाँ पे रूटीन नेचर में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डे बाय डे का जो भी हमारा काम रहता है, विदाउट मैनेजमेंट वो हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। हमारी जो मैनेजमेंट होती है, देखिए कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है कि एक ही एम्प्लॉई सारे कामों को कर लेगा, नहीं, सभी के प्री डिफाइंड अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं जिनको उन्हें करना होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मीन्स जो आपके डिफरेंट स्टाफ हैं, डिफरेंट आपने जिनको काम अलॉट किए हैं, आपको उनसे ग्रुप में काम करवाना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना। नहीं तो देखिए ऐसे तो कोई भी काम वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा? उनको इस तरीके से मैनेज करके चलना होगा कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ही पूरा कर रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही वो भूल गए हैं। नहीं, आपको उनसे इस तरीके से काम करवाना होगा कि उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए ही वो काम करें। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मीन्स जो चेंजिंग होता है। जैसे आप देखते हो रूटीन में रोज के रोज कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो बिजनेस का नेचर होता है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। हमें भी अपनी बिजनेस की प्रोसेसेस को उसी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये चेंज करना इतना ईजी नहीं होता है। इसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बैंक्स का। आज से अब 10 साल पहले की बात कीजिए, बैंक्स में जो भी काम होता था वो सब मोस्टली मैनुअली होता था, यानी कि पेन पेपर पे होता था। वहाँ पे इतने बड़े बड़े बंडल्स बन जाते थे। लेकिन अगर आज आप बैंक्स में जाओगे तो आप खुद ही देखते हो कि कितने सारे काम ऐसे हैं जो ऑनलाइन हो गए हैं, कितनी सारी ऐप्स आ गई हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमें खुद को भी बैंक जाने की इतनी नीड ही नहीं होती है। ठीक है, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे अगर अब आप बैंक जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अलग अलग कंप्यूटर्स पे सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं। पेन पेपर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे बहुत कम हो गई है। वो जो पहले बड़े बड़े बंडल्स बने होते थे वहाँ पे ऐसा कुछ भी अब नहीं होता है। तो ये सब कैसा हुआ? टाइम के साथ साथ बैंक्स ने भी अपना जो वर्किंग नेचर है वो सब चेंज किया, जिसकी वजह से उनका जो काम पहले मैनुअली होता था वो सब काम आजकल कैसे होने लग गया? ऑनलाइन होने लग गया। इनटेंजिबल फोर्स, देखिए मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि आप देख सकते हो। नो, मैनेजमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो। और फील कैसे कर सकते हो? जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो। अगर आपने अपने गोल्स को ठीक से अचीव किया तो आप कह सकते हो कि हाँ जी मेरी मैनेजमेंट अच्छी थी। लेकिन अगर आपने अपने गोल्स को ठीक से अचीव नहीं किया तो इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। एग्जाम्पल, मेरा टारगेट था 95% मार्क्स को स्कोर करने का। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने स्कोर किया सिर्फ 85% मार्क्स। इट मीन्स दैट मेरी मैनेजमेंट अच्छी थे ही नहीं, कोई ना कोई कमी रह गई। तो क्या हम यहाँ पे मैनेजमेंट को देख पाए? नहीं, हम सिर्फ उसको महसूस कर पाए, वो भी कैसे? अपने एंड रिजल्ट से, कि हमारा टारगेट था 95 बट हमने स्कोर किया 85% ओनली। इट मीन्स दैट कि कोई ना कोई हमारी मैनेजमेंट में, हमारे एफर्ट्स में किसी तरीके की कोई कमी थी जिसकी वजह से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। इन द सेम वे आप किसी भी कंपनी का टारगेट ले लीजिए। कंपनी का टारगेट था कि मुझे इस साल 100 करोड़ का सेल करना है और मुझे उसका 10% प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, लेकिन जब एंड रिजल्ट आए, कंपनी को पता चला कि हमारा सेल तो सिर्फ 90 करोड़ का ही हुआ। ठीक है, इट मीन्स दैट कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो अभी हमने क्या देखा? फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? 7 फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मीन्स क्या है कि आपके जो भी प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट को करते हो। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, सब जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है।
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक बार में ही खत्म हो जाता है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप जानते ही हो कि कोई भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो एक ग्रुप एक्टिविटी होता है और ग्रुप में ही आपको सारे काम परफॉर्म करने होते हैं और इन काम को परफॉर्म करने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सिक्स्थ फीचर इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे जैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों की नीड्स चेंज होती हैं, वैसे ही वैसे आपको अपने काम को, अपने प्रोडक्शन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोसेसेस होती है उनको भी चेंज करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिसे कि आप देख सकोगे, नहीं, इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। इसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। और फील कैसे कर सकते हो? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के साथ कंपैरिजन करके जो भी आपके टारगेट्स थे, आप फील कर सकते हो कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी थी भी या नहीं थी। तो अब हम आगे देखेंगे हमारी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट? ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हम मैनेजमेंट को कर क्यों रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हमारी कोई ना कोई ज़रूरत होगी जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट को कर रहे हैं। तो हमारे जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट करते हैं, ये किससे रिलेट करेगा? कंप्लीटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है और वो क्या होते हैं? सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या कहता है? देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी न्यू इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई बिजनेस नया आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन क्या आप आते ही प्रॉफिट कमा पाओगे? नहीं। आपका सबसे पहला स्टेप होगा उस इंडस्ट्री के अंदर खुद को सर्वाइव करवाना। मीन्स आज आप देखते हो कि मार्केट में किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, हर एक फील्ड में आपको एक हाई लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको सबसे पहले सर्वाइवल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आप इतना अर्न करो कि आपकी कॉस्ट पूरी हो जाए। मीन्स कम से कम इतना रेवेन्यू जनरेट करो कि आप लॉस में ना रहो, कम से कम आप अपनी कॉस्ट को तो पूरा कर पाओ। अगर आप ये कर पाओगे तो ही आप उस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, आप वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना, यानी कम से कम इतना अर्न करना कि आपकी कॉस्ट उससे रिकवर हो जाए। और जब आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई, ठीक है, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से आप सर्वाइव कर पा रहे हो, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि आप प्रॉफिट अर्न करो? चाहोगे, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको प्रॉफिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब आप इतना ही कमा रहे हो कि सिर्फ आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए तो भी आप ज़्यादा टाइम तक उस कंपनी को चला ही नहीं पाओगे। जब आपने अच्छे से आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो आपका सेकंड मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्न करना, कि हम कोशिश करें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो और हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो, सो दैट हम लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री के अंदर रह सकें। और जब आपने प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, अब आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ग्रोथ करना। ऑब्वियस सी बात है कि अब आप देखो अच्छे से आप सर्वाइव कर पा रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट भी कमा रही है, तो अब आप क्या चाहोगे कि आपकी कंपनी ग्रो करे। ग्रो कैसे करेगी? आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं, आपका टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। सबसे पहले जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन आता है, कोई न्यू कंपनी आती है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वो यही चाहेगा कि हम कम से कम इतना अर्न करें कि हम उस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर पाएं। मीन्स टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिकवर कर पाएं।
और जब आप सर्वाइव कर पा रहे हो अच्छे से तो आप क्या चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। जब आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो अब आप चाहोगे कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाएं, हम ग्रो करें। ग्रो कैसे करें, पहले मेरे पास एक ही ब्रांच थी, अब मेरा टारगेट होगा मेरे 2 ब्रांचेस हो, देन 3, देन 4, ऐसे मेरा टर्नओवर इंक्रीज हो एंड मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा, सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करता है, सोसाइटी से। देखिए जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल कर पा रहे हो तो अब आप ये चाहोगे कि जिस सोसाइटी के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसके लिए भी ज़रूर कुछ करो, ताकि आप सोसाइटी के लिए भी जब कुछ अच्छा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ग्रोथ होगी ही होगी। सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वन इज आप उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाइए, वो भी कम से कम प्राइस पे प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम उसको कम से कम कॉस्ट के ऊपर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा पाएँ। सेकेंड वन इज हम अपनी सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाएँ, ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले एंड उनके नीड्स को हम कहीं ना कहीं पे फुलफिल कर पाएँ। थर्ड वन इज सेफ फ्रॉम द पोल्यूशन। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मत लगाइए रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर जो कि पोल्यूशन को क्रिएट करे। ठीक है, तो हम ये भी क्या होता है, एक तरह से हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हम अपनी सोसाइटी को पोल्यूशन से बचाएं, हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बनाएं, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि हमारी सोसाइटी को पोल्यूशन फेस करना पड़े। लास्ट वन इज लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए जब भी किसी भी एरिया के अंदर कोई भी न्यू इंडस्ट्री लगती है, कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन आता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अच्छे अच्छे उन्हें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए अभी मोदी जी ने बोला कि हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। उससे क्या होगा, हमारे इंडिया के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और जब लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। तो सोशल नीड्स में हम क्या क्या फुलफिल कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाना एट ए लोअर प्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, कम से कम पोल्यूशन करना और अपनी सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करता है, हमारे एम्प्लॉयज से। देखिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर लिया, देन सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लिया, अब आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला भी नहीं पाओगे। तो अब हमने क्या देखा, हमारा थर्ड जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज के लिए होता है, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना। ऑब्वियस ही बात है, देखिए कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके पास तभी आएगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर से, बाकी लोगों से उसे ज़्यादा सैलरी दोगे। तो हमने क्या देखा कि पहला जो हम अपने एम्प्लॉय के लिए काम कर सकते हैं वो क्या होता है, उन्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाना। सेकेंड वन इज उनकी सोशल नीड्स को पूरा करना। सोशल नीड मीन्स कोई भी एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं वो आपसे रिस्पेक्ट चाहेगा, वो आपसे एक अच्छा रिकॉग्निशन चाहेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको अच्छे से मोटिवेट करो, एक उसकी अपनी पहचान बने सोसाइटी के अंदर, जिससे कि वो अपने सोशल नीड्स को फुलफिल कर पाए। उसके बाद क्या होता है उसका, हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स मीन्स उनके लिए आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, उन्हें प्रमोशन प्रोवाइड करो, ताकि उनकी भी पर्सनल ग्रोथ हो पाए। तो कोई भी एम्प्लॉय देखिए क्या चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, एक अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, ताकि उसकी भी ग्रोथ हो, ताकि उसकी भी पर्सनल नीड्स फुलफिल हो। देखिए जब तक आपकी एम्प्लॉय की नीड्स को आप पूरा नहीं करोगे तब तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक उनके गोल्स ही अचीव नहीं होंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ही क्यों करेंगे। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को फुलफिल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं।
तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस मीन्स इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम मैनेजमेंट को करते हैं, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम क्या देखते हैं, फर्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस होती है वो क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल्स, हमें अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करना। देखिए ग्रुप गोल्स को अचीव करना इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि देखिए जो भी आपकी एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिफरेंट नेचर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होते हैं। तो उनसे ग्रुप के अंदर काम करवाना और इस तरीके से करवाना कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ, वो विदाउट मैनेजमेंट आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जब तक भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छा लीडर नहीं होगा, उसके पास प्रॉपर वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर मोटिवेशन जब तक नहीं देगा, तब तक वो अपने ग्रुप गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक अच्छा लीडर ही होता है जो डिफरेंट नेचर के लोगों को इस तरीके से ग्रुप में ला के इकट्ठा करता है कि वो एक कॉमन गोल के लिए काम करें। तो सबसे पहले में मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ग्रुप गोल्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं, जो हमारा स्टाफ है, डिफरेंट नेचर की हैं, उनकी अपनी पर्सनल नीड्स डिफरेंट है, और जबकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, कॉमन गोल है, इसलिए हमें उनसे ग्रुप में काम करवाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सेकेंड वन इज इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। जो आपका मैनेजर होगा वही अपने स्टाफ को इस तरीके से गाइड करेगा कि वो ऐसे काम करें कि कॉस्ट उनकी मिनिमम आए एंड रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, एफिशिएंसी वैसे भी हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि अपने काम को इस तरीके से पूरा करवाना कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो और आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। तो ये कौन करवा सकता है काम इस तरीके से, आपका मैनेजर ही करवा सकता है। वो ही अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करेगा कि आप ऐसे काम कीजिए कि कॉस्ट मिनिमम आए एंड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। देन क्या आता है, क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मीन्स क्या बताया मैंने अभी, चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए रोज नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, हर एक फील्ड में न्यू टेक्निक्स आती हैं, अकॉर्डिंगली आपको अपने एनवायरनमेंट को जो होता है चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो आपका स्टाफ होता है वो इतनी जल्दी से कोई भी जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसे वो अडेप्ट नहीं करना चाहता है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैसे ला सकते हो, गुड मैनेजमेंट से ही वो ला सकते हो। एक अच्छा मैनेजर ही होगा जो इस तरह का माहौल क्रिएट करेगा जिससे कि हम जो भी आपकी रूटीन में कह लीजिए कि आपकी जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं वो आप एडॉप्ट कर पाओ, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर पाओ, आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस कर पाओ और आप अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर पाओ। तो वो सब कैसे हो पाता है, एक अच्छी मैनेजमेंट से ही हो पाता है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी जो मैंने बताया आपको, एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मोटिवेट नहीं करोगे, उन्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड नहीं करोगे, उन्हें अच्छे से प्रमोशन नहीं दोगे, तब तक आप उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करोगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो उसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सोसाइटी भी ग्रो करे, आप अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करो। वो क्या हो सकता है, जो अभी हमने पढ़ा कि उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाओ, उन्हें अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाओ, पॉल्यूशन कम से कम हो और इस तरीके से उन वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री काम करेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो। तो हमने इम्पोर्टेंस जो है वो बेसिकली जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ी हैं उसी का ही क्रक्स होता है ये। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रुप गोल्स को अचीव करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर पाओ, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाओ, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी,
आप अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी काम कर पाओ। तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए ये जो दोनों टर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई केस स्टडी भी आ सकती है, तो आपको प्रॉपर इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का। उसके बाद हमने देखा फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। उसके बाद हमने क्या देखा, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स भी डाले हैं इसमें, जिसमें कि हमने कुछ MCQs एंड 1-2 केस स्टडीज हमने अपलोड किया है। जब आप वो MCQs करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। आई होप कि आप इस टॉपिक को किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, आपको आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप NCERT की कोई भी बुक उठा लो, आपको ये सारे टॉपिक्स आराम से कवर अप हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारे जो MCQs, मैंने ये नोट्स डाले हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सबसे पहले देखिए फर्स्ट MCQ क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आंसर आएगा इसका, ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैनेजमेंट हमने क्या देखा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट के बिना आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से नहीं चला सकते हो। आगे हमने क्या देखा, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। देखिए मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क को जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, टू अचीव द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा, टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो कॉमन ही रहेगा ना, वो तो सबके लिए एक ही होगा। तो वो जो भी अपने काम कर रहे हैं वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद, मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट पे काम करना एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट थिंग, नो, डूइंग थिंग्स राइट, ताकि हम काम को अच्छे से कर पाएं। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स राइट, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, मिनिमम कॉस्ट आ पाएँ एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर पाएँ। और इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू, इफेक्टिवनेस क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। क्या आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसको डिफाइन करते हैं, इफेक्टिवनेस क्या है, डूइंग द राइट टास्क, आप काम तो ठीक कर ही रहे हो, जो भी आपको काम बोला गया था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं, 20 रुपीज़ कॉस्ट आए, 1 डे के अंदर आपको बनाना है। डूइंग द राइट थिंग, काम तो आप सही कर ही रहे हो, जो यूनिट आपको बोला गया था वही यूनिट आप बना रहे हो। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, मैंने आपको बोला था 1 दिन के अंदर आपको बनाना, आप 1 दिन के अंदर बना रहे हो। अचीविंग द गोल, आपका गोल क्या था, 100 यूनिट्स बनाने हैं, 1 दिन के अंदर बनाने हैं, 20 रुपीज़ पे बनाने हैं। अगर आपने 100 यूनिट्स बना दिए और 1 दिन के अंदर बना दिए तो हम आपको क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव कह सकते हैं। अगर आपने 20 रुपीज़ में भी बनाया होता वो चीज़ तो आप एफिशिएंट भी होते, लेकिन यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी आई थी, 21 आई थी, तो यहाँ पे आप कहते इफेक्टिव तो थे बट आप एफिशिएंट नहीं थे। तो इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू डूइंग द राइट टास्क, सही काम को करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, उस काम को कंप्लीट करना, एंड अचीविंग गोल्स, गोल क्या था, टाइमली काम को कंप्लीट करना। यह तीनों चीज़ें ही किससे रिलेट करती हैं, आपकी इफेक्टिवनेस से रिलेट करती हैं। उसके बाद क्या है, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कस्टमर डिमांड एंड प्रेफरेंसेस,
ABC बेकरी हैज़ रिड्यूस द शुगर एंड फैट इन द प्रोडक्ट्स। देखिए जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, कंज्यूमर की नीड्स भी चेंज होती है, तो ABC बेकरी ने सोचा हमें भी अपना प्रोडक्ट इस हिसाब से बनाना चाहिए कि उसमें शुगर भी कम हो और उसमें फैट भी कम हो। क्योंकि आजकल देखिए लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, वो ना ही ज़्यादा शुगर लेना पसंद करेंगे, ना ही ज़्यादा फैट को वो कंज्यूम करना पसंद करेंगे। तो हमने क्या देखा, ABC बेकरी ने क्या सोचा कि हमें भी क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर शुगर और फैट का जो कंटेंट है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ABC कंपनी ने किस चीज़ के बारे में सोचा, डायनामिक फंक्शन के बारे में सोचा। उन्होंने ये देखा कि लोगों की नीड्स चेंज हो रही हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाने ही होंगे। क्योंकि अगर देखिए वो ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक उनका प्रोडक्ट चल ही नहीं पाएगा। कोई भी उनका कॉम्पिटिटर आ जाएगा जो कि कम फैट का, कम शुगर का प्रोडक्ट बनाएगा, तो आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ABC कंपनी ने कितना अच्छा सोचा, कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के बारे में सोचा, यानी कि डायनामिक फंक्शन के बारे में उन्होंने यहाँ पे सोचा। आगे क्या है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। देखिए कोई भी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बाय चांस ही सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सक्सेस पा रहे हो तो बाय चांस तो नहीं है आपकी सक्सेस, आपने कोई ना कोई एफर्ट्स किए होंगे। तो क्या हमने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल है वो बाय चांस अपनी सक्सेस को पा सकता है? नहीं, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस करता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं साथ के साथ आपको सारे आंसर्स को डिफाइन कर रही हूँ विद द रेलिवेंट रीजन एंड विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए और आपको एग्जाम में जो भी केस स्टडी दी जाए आप उसको अच्छे से सॉर्ट कर सको। उसके बाद हमने क्या देखा, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट, क्या कहती है सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करेगी, गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, कि आपके जो गोल्स अचीव होंगे वो लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट आई आपकी, टाइमली अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, और आप टाइमली अपनी गोल्स को अचीव कर पाओ। देखो एक अच्छी जो मैनेजमेंट होती है वो दोनों ही चीज़ें चाहेगी कि वो गोल्स को कम से कम कॉस्ट पे भी अचीव कर पाए एंड टाइमली भी अपने सारे काम को वो परफॉर्म कर पाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहन वर्क्स एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस। रोहन जो है वो कैसे काम कर रहा है ग्लोबल एंटरप्राइजेस में, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर वो परफॉर्म कर रहा है। ही हैज़ बिन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड वूवन टेबल मैट्स। देखो उसे क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, क्या बनाने हैं उसको, मैट्स बनाने हैं, ठीक है। और कॉस्ट आपकी क्या आनी चाहिए, 150 रुपीज़ पर यूनिट, और आपको 10 डेज में इसे कंप्लीट करना है। 150 रुपीज़ पर यूनिट एंड 10 डेज का आपको टाइम दिया गया। इस केस स्टडी को देखिए, मिस्टर रोहन को बोला गया कि आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं, 150 रुपीज़ कॉस्ट आए पर यूनिट का, एंड 10 डेज के अंदर आपको अपने इन यूनिट्स का प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करना है। तो आप मिस्टर रोहन को इफेक्टिव मैनेजर कब कह सकते हो, हम कब कह सकते हैं कि मिस्टर रोहन जो है वो इफेक्टिव हैं? अगर मिस्टर रोहन ने 10 दिन के अंदर अंदर अपने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया तो आप उन्हें क्या कह सकते हो, इफेक्टिवली आपने अपने काम को पूरा किया। क्योंकि इफेक्टिवनेस क्या कहती है कि आपको अपने काम को पूरा कैसे करना है, टाइम पे पूरा करना है। देखिए अभी मैंने बताया इफेक्टिवनेस किस पे फोकस डालता है, टाइम के ऊपर फोकस डालता है कि आपको अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना है। तो हम मिस्टर रोहन को इफेक्टिव मैनेजर कह पाएंगे अगर उन्होंने 10 दिन के अंदर काम को पूरा कर दिया, लेकिन चाहे कॉस्ट उनकी ज़्यादा ही क्यों ना आ जाए तब भी आप उन्हें इफेक्टिव बोल सकते हो। क्योंकि इफेक्टिवनेस के लिए टाइम पे काम का पूरा होना ज़रूरी है, चाहे आपकी कॉस्ट ज़्यादा ही क्यों ना आ जाए। अगर मिस्टर रोहन, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेते हैं, मिस्टर रोहन ने 10 दिन के अंदर काम को पूरा किया लेकिन 160 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आई, तब भी हम उन्हें क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव कह रहे हैं, ठीक है। अगर मिस्टर रोहन ने यही काम 10 दिन में भी किया होता और कॉस्ट भी 150 ही रखी होती तो हम उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव भी एंड एफिशिएंट भी।
क्योंकि एफिशिएंसी क्या कहती है, जितनी कॉस्ट आपको बोली गई थी उतनी ही कॉस्ट के अंदर आपको अपने काम को पूरा करना है। तो अगर मिस्टर रोहन ने 150 में ही प्रोडक्ट बनाया और 10 डेज के अंदर ही उसने उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, तो आप उसे इफेक्टिव भी कह सकते हो, आप उसे एफिशिएंट भी कह सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ काम को 10 दिन में पूरा किया बट कॉस्ट हाई आ गई, तो यहाँ पे आप उसे इफेक्टिव तो कह सकते हो बट एफिशिएंट नहीं कह सकते हो। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट ईयर। तरंग एंटरप्राइजेस ने क्या सोचा कि नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमें अपनी सेल को 30% इंक्रीज करके चलना होगा। यानी उन्होंने अपने गोल डिसाइड किया कि जितनी भी सेल हमने इस साल की, नेक्स्ट ईयर हमारी सेल उससे 30% ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कौन सा फीचर बता रही है अपना, वो बता रही है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई काम करती है तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई प्री डिफाइंड गोल होता ही है। जैसे अगले साल के लिए आज ही आपने अपना गोल बना लिया कि हाँ जी मेरा जो प्रोडक्शन, मेरे जो सेल होगी वो 30% ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप मैनेजमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पे देख रहे हो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का, कि आपको जो भी काम करना है वो एक प्री डिफाइंड गोल को अचीव करने के लिए ही करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी स्टेटमेंट ये आपको बताती है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, डाइवर्स इंडिविजुअल। मैंने अभी आपको बताया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी तभी होती है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं जो कि हमें इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए उनको हमें उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हमें लाना होता है। अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियस ही बात है, कॉमन गोल आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपकी टीम के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा और वो एक कॉमन डायरेक्शन में काम करेंगे। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन may have different individual goals but they must travel together with common goal। देखिए ये कहता है, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट ये हाईलाइट करती है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट ये हाईलाइट कर रही हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तीनों स्टेटमेंट कैसे, पहली स्टेटमेंट ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कलेक्शन है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का विद डिफरेंट नीड्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स का एक कलेक्शन है जिनकी ज़रूरतें भी अलग हैं और उनके जो गोल्स हैं वो भी क्या है, अलग हैं। उसके बाद वो सब काम किस लिए करते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि उनके पर्सनल गोल अचीव हो सकते हैं बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए करेंगे। यहाँ पे जो ये तीनों ही स्टेटमेंट है वो हाईलाइट कर रही हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद हमने क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो देखिए कौन सा नहीं है आपका, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि ये जो फ्री एजुकेशन आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हो यहाँ पे आप कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। नहीं, एम्प्लॉइज के चिल्ड्रन को आप एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सोशल भी कह सकते हो इसे और पर्सनल भी कह सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी को भी बेनिफिट कर रहे हो और आप अपने एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट के लिए भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो। आगे क्या है, मिस्टर जे इज वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर। वो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्हें क्या टास्क दिया गया कि आपको 1 लाख यूनिट सेल करने हैं जिनकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़ पर यूनिट और विद इन 20 डेज आपको उन्हें सेल करना है। ही सेल द मैक्सिमम यूनिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बट नॉट सेल एटलीस्ट 1000 यूनिट। देखिए इस केस स्टडी को देखते हैं। मिस्टर जय को बोला गया कि आपको क्या करना है, 1 लाख यूनिट्स हैं जिन्हें आपको सेल करना है। क्या बोला गया इन्हें, 1 लाख यूनिट्स हैं आपको सेल करना है कितने दिन में, 20 डेज का आपको टारगेट दिया गया, आपको सेल करना है। कितने रुपए में सेल करना था, 100 रुपीज़ में सेल करना था।
मिस्टर जय ने क्या किया, उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया 100 रुपीज़ में, सिर्फ 1000 प्रोडक्ट्स को छोड़ के, जहाँ पे कि उन्हें क्या करना पड़ा 20% डिस्काउंट ऑफर करना पड़ा ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर जय जो है उनको हम क्या कह सकते हैं, क्या हम उन्हें एफिशिएंट कह सकते हैं? क्या हम उन्हें एफिशिएंट कह सकते हैं? नो, हम उन्हें एफिशिएंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनको बोला गया था कि आपको पूरे के पूरे 1 लाख यूनिट्स जो है वो 100 रुपीज़ में सेल करने हैं, बट उन्होंने क्या किया 1000 यूनिट्स को 20% डिस्काउंट ऑफर करके उन्होंने सेल किया। तो यहाँ पे हम उन्हें एफिशिएंट नहीं कह सकते, बट हम उन्हें क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उनको बोला गया था कि 20 डेज में आपको सेल करना है और उन्होंने 20 डेज में अपने प्रोडक्ट को जो है सेल किया है। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस से जो रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई केस स्टडी ज़रूर आ सकती है इससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स है सुनने में बिल्कुल सिमिलर लगती हैं, बट इनका जो मीनिंग है कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम मिस्टर जय को क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव मैनेजर कह सकते हैं, बट एफिशिएंट हम उन्हें नहीं कह सकते हैं। Our next question is, management translate the work to be carried out in terms of goal to be achieved and assign the means to achieve it. देखिए this statement relates to, क्या कहता है ये, दोबारा पढ़िए इस क्वेश्चन को। मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमें काम को किस तरीके से करना है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। यानी यहाँ पे हम कम्प्लीटली किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। मीन्स का मतलब उस काम को पूरा करने के लिए आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो भी वो आपको प्रोवाइड करवा रही हैं। तो यहाँ पे आप किस चीज़ की मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि हमें कोई काम दिया गया कि हमें अब ये बताया जा रहा है कि काम को किस तरीके से आप कीजिए और जो भी आपको उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आप ले लीजिए ताकि आप अपने काम को पूरा कर पाओ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट किस चीज़ की मैनेजमेंट देख रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ वर्क ही बताता है कब करना है, कैसे करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए एंड ऑल। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये क्या कहते हैं, क्या मैनेजमेंट इक्वल इम्पोर्टेंट है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जैसे कि वो इम्पोर्टेंट है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैनेजमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी भी इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। हाँ जी, आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो इकोनॉमिक के लिए है। क्यों है, कौन सा फीचर ये बताता है हमें, परवेसिव फीचर, कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो। आई होप ये सारे जो हमने MCQs की हैं इससे आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो और भी अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। अब आप देखिए कोई भी टॉपिक जितना मैंने आज आपको करवाया है, जब आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, और अगर आप चाहो तो इस चार्ट की एक पिक्चर ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये कंप्लीट समरी है हमारे आज के पूरे टॉपिक की। इस चार्ट को पढ़ते ही आपको अपने सारे मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी देखिए ये करते हैं हम लोग। मिस्टर ए है जो MBA है, उन्हें HPCL कंपनी ने एक जनरल मैनेजर अपॉइंट किया। उसकी जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू सेट अप ए केमिकल प्लांट इन रेजिडेंशियल एरिया। मिस्टर ए जो MBA क्वालिफाइड थे, जब HPCL कंपनी ने उन्हें अपॉइंट किया तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक केमिकल प्लांट को लगाएंगे। एंड ही डिसाइडेड टू विथड्रॉ ऑल काइंड ऑफ डोनेशन एंड चैरिटी
गोइंग फॉर रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल एंड स्कूल्स फॉर रनिंग ऑफ द फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज़। देखिए उसने क्या डिसीजन लिया। पहला डिसीजन उन्होंने लिया कि हम रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक केमिकल प्लांट को लगाते हैं। दूसरा डिसीजन लिया कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी स्कूल के लिए जो डोनेशन जा रहा है या हमारे एम्प्लॉयज़ के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स को जो भी डोनेशन जा रहा था वो सारे के सारे डोनेशन उन्होंने विड्रॉ करने का डिसीजन लिया। तो आप बताइए क्या हम मिस्टर ए को यहाँ पे करेक्ट कह सकते हैं? क्या उसने जो डिसीजन लिया वो सही है? नो, ये डिसीजन उनका सही नहीं है। उन्होंने पूछा अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है? पहली बात उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक केमिकल प्लांट लगाने को बोला गया, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब आप रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जब आप एक केमिकल प्लांट को लगाओगे तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, जिससे आपकी सोसाइटी को सफ़र करना पड़ेगा, जिसमें आपकी सोसाइटी को हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को और भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या मिस्टर ए का डिसीजन यहाँ पे सही है? नो। सेकंड उन्होंने बोला कि जो भी हम लोग डोनेशंस या चैरिटी दे रहे थे हॉस्पिटल्स में एंड स्कूल्स में जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ का ट्रीटमेंट हो रहा था या उनके बच्चे एजुकेशन लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला उस चैरिटी को विड्रॉ कर लो। तो क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया? नहीं, यहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को फुलफिल नहीं किया। तो हम मिस्टर ए को क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो जो केमिकल प्लांट लगाना है वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगाइए, ना कि रेजिडेंशियल एरिया में। सेकेंड वन इज उन्होंने जो ये डोनेशन का बोला कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो डिसीजन उनका रॉन्ग है, उन्हें वो विड्रॉ नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना चाहिए, अपनी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वो एम्प्लॉयज़ भी सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है, तो आप अपनी सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हो। उसके बाद हम एक केस स्टडी मैंने और डाली है जिसमें हमें फीचर्स देखने को मिलेंगी मैनेजमेंट की। ये क्या कहता है? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में ये बताइए कि कौन सी फीचर जो है वो हाईलाइट हो रही है। फर्स्ट केसेस, व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया द यूएसए जर्मनी एंड जापान इज द सेम। जैसे कि मैनेजर्स इंडिया में काम करते हैं वैसा ही कुछ जापान, जर्मनी एंड यूएसए में भी होता है। तो ये क्या फीचर बताता है हमें? मैनेजमेंट परवेसिव है, मीन्स मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे आप यूएसए चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, जापान चले जाइए या इंडिया आ जाइए, सब जगह वैसे ही काम होता है जो कि हमारे इंडिया में होता है। यानी कि देखिए मैनेजमेंट तो सब जगह ही हो रही है ना, चाहे वो यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, कोई भी है। तो हमने क्या देखा? मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। नेक्स्ट वन इज KFC द फास्ट फूड पॉइंट हैज मेड सेवरल ऑल्ट्रेशन इन इट्स मेन्यू इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट्स। KFC नाम सभी ने सुना होगा। KFC ने क्या किया? उन्होंने अपने ये जो फूड मेन्यू था उसके अंदर इस तरीके से चेंज किया ताकि वो इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए। तो इसमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में सोचा? डायनेमिक फंक्शन के बारे में। देखिए KFC जो है हर कंट्री की जो नीड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने फूड्स को, अपने स्नैक्स को उस अकॉर्डिंग ही उनको बनाना पड़ेगा। अगर वो इंडिया में अपना यूनिट चला रहे हैं तो उन्हें इस तरीके के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो इंडियंस लाइक करते हैं। अगर यही KFC का यूनिट यूएसए में होता तो यूएसए की नीड के अकॉर्डिंग वो बनाया जाता। अगर वो किसी और कंट्री में होता तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाते। तो यहाँ पे KFC जो है कौन से फीचर को हाईलाइट कर रही है? डायनामिक फंक्शन को, कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ वहाँ के इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने जो फूड के जो मेन्यूज़ हैं उसको भी उसी अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे क्या कहता है ये? सुहासिनी एट फैपमार्ट परफॉर्म सेवरल डिफरेंट टास्क इन अ सिंगल डे ऑन ए रेगुलर बेसिस इन सीरीज। सुहासिनी कौन है? एम्प्लॉई है जो फैपमार्ट में काम कर रही है। वो क्या करती है? सेवरल डिफरेंट टास्क इन अ सिंगल डे ऑन ए रेगुलर बेसिस। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कर रही हैं, एक सीरीज में कर रही है, डेली कर रही है, कॉन्टिन्यूस कर रही हैं। तो वो कौन सा फीचर बता रही है आपकी? कि मैनेजमेंट है जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यानी ऐसा नहीं है कि सुहासिनी ने आज काम किया वो काम उसे कल नहीं करना पड़ेगा, वो काम उन्हें कल भी करना पड़ेगा,
वही काम उन्हें परसों भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो काम है, जो ये मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। वो ये नहीं है कि आज किया इट इज़ डन एंड फिनिश, नो। मैनेजमेंट की ज़रूरत रूटीन नेचर में डे बाय डे बिजनेस में आपको पड़ती ही है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, कौन सा फीचर देखा, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो देखिए आज हमने मेनली क्या क्या कवर अप किया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। आई होप कि इस टॉपिक के अंदर कहीं पे भी आपको कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। एंड अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप डाल सकते हो। हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे हर क्वेश्चन का। एंड आप इस टॉपिक को कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं से भी आप रीड कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए कोई भी टॉपिक को अब हम जैसे जैसे करेंगे साथ ही साथ हम उसके MCQs, साथ ही साथ हम उसकी केस स्टडीज़ भी देखेंगे, क्योंकि आज आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो मोस्टली जो आएगा केस स्टडी पे बेस्ड आएगा। और केस स्टडी आप तभी कर पाओगे जब आपको किसी भी टॉपिक की पूरी नॉलेज होगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।